गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से कक्षा 11 का आरोह भाग 1 से गद्य खंड का चौथा चैप्टर गलता लोहा का दूसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहले भाग में आपने देखा लेखक शेखर जोशी के जीवन परिचय के बारे में तथा इस पाठ के भावार्थ के बारे में कि किस प्रकार से जाति प्रथा के अंदर फंसकर व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं का हनन कर देता है। जाति प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें व्यक्ति के प्रतिभा का, व्यक्ति की इच्छाओं का दमन कर दिया जाता है। जाति प्रथा से होने वाले नफा नुकसान को हर एंगल से इसमें लेखक ने दर्शाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। आपने देखा कि किस प्रकार से मोहन धनराम के ऑफर पर जाता है, ऑफर यानी ठिया पर, और वहाँ अनायास ही चला जाता है। उसके कदम रुकते नहीं हैं क्योंकि 3-4 दिन से लगातार वह निहाई से आने वाली आवाज़ जो गर्म लोहे पर पड़ती है तो धप धप, ठंडे लोहे पर पड़ती है तो ठन ठन, और केवल निहाई पर निशाना लगाने से पहले जो ठोकर मारी जाती, चोट मारी जाती है, उन तीनों आवाज़ में अंतर उसे स्पष्ट सुनाई दे रहा है। पहुंचा, अपने हंसुए में धार लगाने के लिए घर से निकला था। खेतों के मेढ़ों पर उग आए खरपतवार घास पात को साफ करने के लिए, लेकिन देखा कि हंसुए में धार नहीं है, कुंद हो गई है धार, तो चला गया वहीं पर। धनराम के ऑफर पर जब पहुंचा, धनराम के ऑफर धनराम के ठिये पर पहुंचा, धनराम जो उसका सहपाठी था, साथ पढ़ा हुआ था, तो देखा कि धनराम एक हाथ से, बाएं हाथ से धावकनी चला रहा है, यानी कि वो लेदर का एक थैला टाइप का होता है जिस पे बांस के से रस्सी सारे लगा करके ऐसे ऐसे करते हैं तो वो हवा फेंकता है। अब तो पंखी आ गया है, इससे चलाते हैं, लेकिन वो भी जो लोहार होता है एक हाथ बाएं हाथ से चलाता है और दाहिने हाथ से लोहे को उलटता पलटता है, कर रहा था। और मोहन वहीं एक कोने में एक कनस्तर रखा था, टीना रखा था, उसी पे जाके बैठ गया। उस समय में मतलब कि लोहारों की बस्ती में या अन्य छोटे बिरादरी की बस्ती में पंडित जी का जाना अपमान माना जाता था। वो नहीं जाते थे, वो अपना कोई काम होता था तो किसी से भिजवा देते थे या खुद उसको बुलवा लेते थे। धनराम बैठ गया, वो लोहे को गर्म करके कुछ काम कर रहा था। मोहन बैठ गया था। मोहन ने धनराम से पूछा कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। त्रिलोक सिंह मास्टर जो कि पढ़ाते थे, लोगों को बहुत मारते थे। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट गए थे। यहाँ तक हुआ था पहले भाग में। अब यहाँ से देखेंगे हम कि वे दोनों अब बचपन की दुनिया में लौट गए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई थी, उसके वो बचपन के सुनहरे दिन याद आ गए। वह बोला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लला। मास्टर साहब, मास्टर साहब, गांव में बड़ा अपभ्रंश हो जाता है। कोई मास्टर साहब कहता है, कोई मास्टर साहब कहता है, कोई मास्टर कहता है, हैं? शुद्ध बड़े कम में लोग बोल पाते थे पहले।
डॉक्टर को डॉक्टर बोलेंगे, हाँ, ड्राइवर को ड्राइवर बोलेंगे, तो बड़ा कम लोग ही शुद्ध बोल पाते हैं। गया उसने कहा कि मार साहब तो पिछले साल ही गुजर गए थे, क्या आदमी थे। सच कहूं तो आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। धनराम कहता है कि अगर सही बात बताऊं तो अंत समय तक उनके छड़ी से डर मुझे लगता ही रहता था, उनसे डर लगता रहता था, बड़े मारते थे। दोनों हो कर हंस दिए, यानी हा 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 हंस दिए, दोनों में थे। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चारदीवारी में उतरते हैं। गोपाल सिंह की दुकान थी, वहीं पर हुक्का गुड़गुड़ाते थे और हुक्का पी करके स्कूल में आ जाते थे। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाने, उठा पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? देखिए, पहले के मास्टर, प्राइमरी के मास्टर, भाई आज भी लगभग वही हालत है अभी भी, इसीलिए प्राइमरी स्कूल। पहले के मास्टर, बच्चे आते थे, वो स्कूल खोलते, स्कूल को झाड़ते थे, हाँ, प्रार्थना करते थे। मॉनिटर कोई एक आध टीचर आ जाए तो आ जाए, नहीं तो बच्चे 10 बजे प्रार्थना करते थे। लेकिन बच्चे तो बच्चे, जब तक टीचर नहीं आता तब तक सब कूदते रहते थे, खेलते रहते थे। जब टीचर आ जाए सब लाइन में खड़ा होकर शुरू हो जाते थे। वो शक्ति हमें दो दया नहीं दे। मास्टर पता चले कि कहीं खेत में काम कर रहे तो चले आए स्कूल, कहीं जा रहे हैं तो चले आए स्कूल। पूरा कड़े स्वर में सभी शांत हो गए। अभी तक सब धमाक चौके मचा रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, सब एकदम से शांत हो गए। उन्होंने कड़क कर पूछा, प्रार्थना हो गया? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समवेत स्वर पहुंचता है, कि अगर प्रार्थना होता तो गोपाल सिंह की दुकान पर ही थे, बहुत दूर नहीं थे। समवेत यानी एक साथ निकला हुआ स्वर निश्चित उनके कानों तक पहुंचता है। एकदम जस्ट बगल में ही दुकान थी, तो अगर बच्चे जोर से एक साथ बोलेंगे प्रार्थना तो निश्चित रूप से वो दूर तक सुनाई देगा। एक त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, सभी को घूर रहे हैं। फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, मॉनिटर था, पढ़ने में तेज था, कुशाग्र बुद्धि था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़ था। एक तो पंडित घराने से, ऊपर से पढ़ने में तेज, ऊपर से गाने में भी तेज। तो ऐसे बच्चे निश्चित रूप से जो पढ़ने में, गाने में, हर एक्टिविटी में अगर फर्स्ट होते हैं तो वो सभी अध्यापकों के चहेते बन जाते हैं। बिरादरी तो बात की बात है, लेकिन जो पढ़ने में तेज हो, गाने में तेज हो, स्पोर्ट्स में तेज हो, वो सभी अध्यापकों का चहेता बना ही रहता है। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। क्लास का ही नहीं, आप लोग तो बनते हैं तो क्लास का मॉनिटर बनते हैं, वो पूरे स्कूल का मॉनिटर। यानी वो जानते थे कि अगर स्कूल में एक ही टीचर होता था, चाहे सभी टीचर पता चल लेट आते थे, तो वही मॉनिटर पूरे स्कूल को हैंडल करता था।
जो सीनियर क्लास का होता था लड़का, वही पूरे स्कूल का मॉनिटर होता था। यानी 5 तक की स्कूल तो 5वीं का, 8 तक की स्कूल तो 8वीं का, 12 तक की स्कूल तो 12वीं का लड़का मॉनिटर होता था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू कराता था। सबको वही प्रार्थना करवाता था, लाइन में खड़े होकर के। वह पहले गाता, फिर पीछे से सभी बच्चे दोहराते हैं। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र का कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उसका उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। सबसे तेज लड़का था। त्रिलोक सिंह मास्टर को मोहन से बड़ी उम्मीदें थी कि यह लड़का एक दिन विद्यालय का नाम रोशन करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा। कक्षा में अगर किसी लड़के को कोई सवाल पूछता, अगर उसको नहीं आता तो पहले वो खुद बताने के बजाय मोहन से पूछते थे और उनका अनुमान सही निकलता था कि मोहन जरूर सही बताएगा, और वो बताता भी था। और जब मोहन बता देता था तो पहले की परंपरा सही थी। अगर सवाल पूछा गया 10 लोगों से, जो बता दिया तो बाकी शेष लोगों को दंड वही देगा, मुक्का से मारेगा, डंडा से मारेगा, चाहे जैसे कान पकड़ेगा, जो भी करेगा दंड वही देगा। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। मास्टर त्रिलोक सिंह ही इसका कान पकड़, उसको 10 बार कम से कम उठक बैठक लगवा। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे या कान खिंचवाए थे। धनराम भी पढ़ने में कमज़ोर था, तो भी अन्य छात्रों की तरह वह भी मोहन के हाथों कई बार सजा पाया था मास्टर कहने पर। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। भाई अब हर कोई उस व्यक्ति से ईर्ष्या रखता है जिसको सभी लोग चाहते हैं। या आप हमको मारोगे सज़ा के रूप में ही सही, हमने नहीं बताया, आप हमने गलती की, आप हमको मारोगे तो आप हमसे ईर्ष्या तो रखोगे ही, हम तो आपसे ईर्ष्या रखेंगे ही, जाहिर सी बात है कि आप हमको मारोगे तो हम ईर्ष्या रखेंगे आपसे, या हम आपको मारेंगे तो आप हमसे ईर्ष्या रखेंगे अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो। फिर भी धनराम शुरू से ही प्रारंभ से उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था मोहन के प्रति। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई थी जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा। उसे एक बात समझ में आई कि मोहन धनराम के मन में ये हमेशा से बैठा दिया गया जातिगत भावना कि पंडित लोग भाई उच्च श्रेणी के होते हैं, वो कुछ भी करें हमें उसका पलट करके जवाब उनका नहीं देना चाहिए। वो कुछ भी करें वो उनका अधिकार है, हमें उनका जवाब नहीं देना है। इस कारण वो मोहन का सम्मान करता था। ऊपर दूसरा कारण कि वो मोहन पढ़ने में तेज था, सवाल सही होता था तो गलत सवाल वालों को दंड देने का अधिकार तो उसका है। इसलिए वह मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता था, बल्कि उसका वह अधिकार मानता था कि भाई उसने वो पंडित के घर का है तो छोटे जाति के लोगों को मारना पीटना उनका काम है, या उसने सही बताया है तो उसका हम लोगों को दंड देना उचित है। ऐसी भावना लोगों के मन में जाति प्रथा की बैठा दी गई थी कि हम उच्च जाति के हैं, हमारा सम्मान करो, या तुम नीच जाति के हो, तुम हमारे साथ उठ बैठ नहीं सकते हो। ऐसा भावना, दुर्भावना लोगों के मन में बैठा दी गई थी।
त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। बार बार त्रिलोक सिंह मास्टर भी कहते थे यही, भाई मोहन बड़ा होकर एक दिन स्कूल का और हमारा नाम रोशन करेगा। तो मोहन सोचता है भाई इतना होनहार लड़का तो हमें सजा दे देगा तो कौन सा बहुत बुरी बात हो जाएगी। तो इसलिए वह उसके अंदर उसके प्रति प्रतिद्वंदिता या ईर्ष्या का भाव नहीं रखता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। जो धनराम था, पढ़ाई सबके बस की बात नहीं थी उस समय। पढ़ाई उच्च वर्ग के लोग ही कर पाते थे। जो छोटी बिरादरी के लोग थे, खेतिहर लोग थे, जिनके पास पैसा नहीं तो बहुत करते थे, तो 5वीं तक पढ़ा पाते थे। आइए तीसरे दर्जे तक, क्लास 3 तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, यानी उसके बाद फिर पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई छूट ही गया उसका। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। कमज़ोर बच्चों पे अक्सर मास्टर ध्यान नहीं देता, सोचता है छोड़ो यार, वो क्या उसको डिस्टर्ब करे, समझ में आएगा नहीं। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनुआ तेरा का पहाड़ा सुना तो 3 में था। तो अब देखिए ये मास्टर की हीन भावना, जातिगत भावना ही देखिए। अरे भाई उसका नाम धनराम था, धनुआ नहीं था। लेकिन अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए, जातिगत भावना दिखाने के लिए कि हम जाति से क्षत्रिय हैं, श्रेष्ठ हैं, तो उसको धनराम न करके धनुआ कहते हैं। चल 13 का पहाड़ा सुना तो। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का भी पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। धनराम था वो किसी तरह रट्टा मारते मारते 12 तक को याद हो गया, इन 13 का पहाड़ा मानो उससे पहाड़ हो गया, पहाड़ा नहीं पहाड़ हो गया, मुसीबत हो गया, वो याद ही नहीं हो रहा था। शुरू किया 13 1 कम 13, 13 दूनी 24, 13 दूनी 24, चटाक 1 संटी उसके पिंडलियों पर माँ साहब ने लगा दी। पिंडली यानी जो पैर के नीचे, घुटने के नीचे जो पीछे का हिस्सा होता है, घुटने के नीचे जो पीछे का हिस्सा होता है उसको पिंडली बोलते हैं। डंडा लिए सट से एक डंडा उसी पे, वो टूट गई। संटी देखते हैं, वो आप लोग नहीं देखे होंगे। पहले सन और ढाई पटुआ बोया जाता था, उसमें से जब रेशा निकल जाता था तो वो संटी बड़ी कमज़ोर हो जाती थी, उसी से मारते वो बड़ी कमज़ोर होती, टूट जाती थी खट से। संटी टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। मतलब उसी को मार खाना, उसी को भेज देगा, एक मजबूत डंडा लेके आ। तो एक मजबूत डंडा लेकर के आ। हम लोग तो तुम लोग भेजते हैं, जब तो तुम लोग जाते हो घूम फिर करके पूरा बिल्डिंग चलाते हो, कहीं स्टिकर नहीं मिलता है। जिसको मार खाना हो तो उसको नहीं, दूसरों को भेजते तभी उसको स्टिक नहीं मिलता है। यहाँ क्या मजाल कि वो नहीं लेकर के आए और पूरा मजबूत लेकर के आएगा, ये जान जाइए। भी नहीं कि फिर से हम नरम लेकर के आए। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। यानी जिसको पनिशमेंट मिलना है उसी को ही डंडा भिलाना है। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता है जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा है। और वह लड़का जो जाता है वह अपने दंड से अधिक मास्टर के संतोष की बात की मास्टर हमसे खुश होंगे, उन्हें कम से कम ये तो नहीं लगेगा कि मैं डंडा छोटा कमज़ोर लाया, छोटा लाया तो फिर भेजेंगे। लाता था चाहे भले ही उसे ही सज़ा क्यों न पाना हो। वो इस प्रकार से चयन करता था मजबूत डंडे के, जैसे कि मुझे नहीं दूसरों को मार खाना।
धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। या तो मंद बुद्धि उसकी कही है या तो डर कही है। पूरे दिन घोटा लगाया यानी याद किया, रटा, 13 का पहाड़ा याद नहीं है हुआ। अब ये समझिए डर होता रहता है। डर से जब कोई काम आप करेंगे तो उस काम में आपको परिपक्वता नहीं आएगा, वो परफेक्टनेस नहीं आएगा जो कि आप खुशी मन से काम करते हैं और बहुत जल्दी कर लेंगे। इसीलिए पहले भी कोई काम शुरू करने से पहले खुशनुमा माहौल बनाया जाता है ताकि आपके अंदर से वह डर, वह भय उस काम के प्रति जो है वह निकल जाए। तो आप मंद बुद्धि वाला तो नहीं कर सकते, कितनों मंद बुद्धि रटते रटते दिन भर में तो याद हो जाएगा। डर जब बैठ जाएगा ना तो आप दिन भर नहीं, कई दिन रटते रहेंगे तब वो नहीं याद होगा। पूरे दिन रट्टा मारने के बाद भी उसे याद नहीं हुआ। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आगे का व्याख्या मैं अगले वीडियो में लेकर के जल्द ही आऊँगा। अगर इस वीडियो में कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या कमेंट्स के द्वारा या फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैं तुरंत बताऊँगा। धन्यवाद।